हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब ठीक? ओके। तो आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं हूं अमरजीत। तो आज आप मेरे साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। जी हाँ, मनुष्यों का पाचन तंत्र। तो एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो आज हम इसी पर आपको विस्तृत जानकारियाँ अपने वीडियो माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो आप देखते रहिए, अंत तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो आइए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले भी मैंने अपने पिछले वीडियो माध्यम से आपको बताया था डाइजेशन के बारे में, पाचन के बारे में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पाचन क्या है, पाचन कितने प्रकार से होते हैं और पाचन के लिए जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनमें स्पेशली किनका किनका डाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि जो नए नए वीडियो हो आप तक पहुंचती रहें। तो ये शुरू करते हैं बात से डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स पढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा पिछला रिपीट कर देता हूँ आपको कि जिस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं वह डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर करता क्या है मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं वह डाइजेस्टिव सिस्टम जो भोजन हम प्रतिदिन अपने भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, ऐसे फूड को डाइजेस्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन या पाचन। ठीक है, क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं वे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जटिल रूप में होते हैं, जल में आघुलनशील होते हैं। तो उनको ही क्या जाता है, शरीर से निकलने वाले कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पाचन। ठीक है, तो आइए देखते हैं ह्यूमन बींग्स में स्पेशली जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वह कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है और किन किन अंगों के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाचन मैंने बताया था दो तरह का, यूनिसेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन होता है वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है जहां डाइजेशन की प्रक्रिया इनसाइड दी सेल होती है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस था उसको मैंने बताया था एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के रूप में। और जो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होते हैं वह कहाँ होते हैं, आउटसाइड ऑफ दी सेल, यानी कहाँ, एलिमेंट्री कैनाल में। यह प्रक्रिया पाई कहाँ जाती है, ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है या अदर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाई जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है। तो अभी आपने जाना कि ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन है वह कहाँ होगा, आउटसाइड ऑफ दी सेल, यानी किस टाइप का डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो मानव में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं क्योंकि मानव एक बहुविकसित प्राणी है और मानव शरीर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वह एक सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं, चाहे वह डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वह रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे वह सर्कुलेटरी सिस्टम हो या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, कोई भी प्रोसेस हो वो बहुत सारे अंगों के समूहों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी कई अंगों के समूह से मिल करके बना हुआ एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है, पचाया जाता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वह मेडअप होता है या बना होता है दो प्रकार के अंगों से मिल करके, जिसमें पहले अंग का नाम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आप बोलते हैं आहार नाली, एंड जो सेकंड अंग होते हैं वह क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं या पाचक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल और यहाँ पे आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें, किनको किनको, एलिमेंट्री कैनाल को और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को, अगर दोनों को मिला करके एक सिस्टम बना दें तो उस सिस्टम का नाम क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, मानव का पाचन तंत्र। तो मानव का जो पाचन तंत्र होता है किससे किससे मिलकर के बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा आपका पाचन तंत्र। ठीक है, वही सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, आहार नाल के बारे में। ठीक है, तो जो मानव का आहार नाल होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पूरा बनाया गया है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल भी दिखाई गई है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी दिखाए गए हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ आप देख रहे हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल है वह रनिंग होती है माउथ टू एनस। मानव में क्या होता है, मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक यानी माउथ टू एनस एक लंबी कुंडलित नलिका का समूह होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसकी अगर आप टोटल लेंथ की बात करें, टोटल लंबाई की बात करें तो आप होती है 6 to 8 मीटर। ठीक है, तो मानव में क्या होता है, माउथ से लेकर के एनस तक की जो टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होती है वह कितनी होती है, 6 to 8 मीटर। ठीक है, और उस 6 to 8 मीटर एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से आर्गन पाए जाते हैं, आपका माउथ होता है, बक्कल कैविटी होती है, ओसोफेगस होता है, स्टमक होता है और इंटेस्टाइन होता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, या माउथ है, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी है, या आपका ओसोफेगस है, या आपका स्टमक है और यहाँ आपका इंटेस्टाइन है। तो ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ग्रुप में अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप बात करें तो कौन कौन सी होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, लीवर ग्लैंड्स होती हैं और पैंक्रियाज ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, जिनके द्वारा एंजाइम सीक्रेट्स किए जाते हैं। जो पैंक्रियाज आपका है या मिक्स्ड ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बाकी जितनी ग्रंथियां सब कैसी हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, जिनके द्वारा एंजाइम का सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है, एक और ग्रंथि पाई जाती है यहाँ, जिसका नाम होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड या आंत ग्रंथि। यह हो गया टोटल आपका एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेकर के पूरा एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो क्या क्या ऑर्गन पाए जाते हैं, माउथ आपका है, सलाइवरी ग्लैंड्स आपकी है, ओसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय है, डुओडेनम यानी ग्रहणी है, पैंक्रियाज यानी आपका अग्नाशय है, या यहाँ से यहाँ तक लेकर के आपकी बड़ी आंत है, और अंदर जो रेड कलर की वो आपकी क्या है, छोटी आंत। ठीक है, जो बड़ी आंत है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, सीकम, कोलम और रेक्टम। ठीक है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वह 3 भागों में डिवाइड होती है, या आपका डुओडेनम है या इलियम है, और यहाँ पर क्या है, जेजनम है। ठीक है, बड़ी आंत से एक संरचना निकली होती है जिसका नाम अपेंडिक्स होता है, और यहाँ आपका सबसे नीचे क्या होता है, एनस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के जितने भी अंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं सब टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, जिनके द्वारा भोजन को डाइजेस्ट करके वाटर में सॉल्युबल बना दिया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे किया जाता है। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि डाइजेशन क्या है, ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे होता है, किन किन अंगों के द्वारा किया जाता है, इतना आपको हो गया क्लियर। तो आइए अब डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मेन प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड वह हम शुरू करते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो भोजन हम खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है,
फैट होता है, विटामिन्स होता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स होता है और क्या होता है, वाटर होता है। इतने फूड मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनमें से डाइजेशन किसका किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये तीन ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका आपको डाइजेशन करना है इस टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम में। और आपका विटामिन, खनिज और जल ये सभी क्या होते हैं, साबुन होते हैं, इनको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मानव में जो डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है वह सबसे पहले कहाँ होती है, बक्कल कैविटी। जी हाँ, मुख गुहा से। कहाँ से प्रारंभ होती है मानव में पाचन की प्रक्रिया, मुख गुहा से, बक्कल कैविटी से। तो आइए हम वहीं से शुरू करते हैं, बक्कल कैविटी से शुरू करते हैं कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। क्या शुरू करते हैं, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, मुख गुहा में पाचन। इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि मानव में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है, बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी प्रेजेंट कहाँ होती है, आपका माउथ हो गया। माउथ जब खुलता है तो टू लिप्स होते हैं अगल बगल। लिप्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो एक खाली स्थान आपको मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, बक्कल कैविटी होगा। बक्कल कैविटी की अगर आप बात करें तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या होते हैं, बक्कल कैविटी के अंदर आपका टीथ होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, टंग्स होते हैं और क्या होता है, पाम होता है, आपका तलवा होता है। ठीक है, तो ये सभी मिला करके क्या बनाते हैं, बक्कल कैविटी बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बक्कल कैविटी में किस भोज्य पदार्थ का डाइजेशन होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए बक्कल कैविटी में या मुख गुहा में जिस भोजन का डाइजेशन प्रारंभ होता है वह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। वह क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में इंटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो बक्कल कैविटी में भी मैंने बताया क्या क्या होते हैं, टीथ होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है और क्या होती है, टंग्स होती है। ठीक है, तो आइए हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले टीथ देख लेते हैं, फिर सलाइवरी ग्लैंड और फिर लास्ट में टंग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए टीथ क्या है। बक्कल कैविटी के अंदर दो जबड़े पाए जाते हैं, एक अपर जाज और एक लोअर जाज। ठीक है ना, और उसी अपर और लोअर जाज में कुछ कठोर संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा भोजन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके चबाया जाता है और इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, दांत कहते हैं। ठीक है, अगर आप मानव में दांत की बात करें तो जो अपर जाज के टीथ होते हैं यानी ऊपरी जबड़े के जो दांत होते हैं वह मनुष्य में कहाँ धंसे होते हैं, मैजिला से लगे होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अपर जाज के जो टीथ होते हैं वह कहाँ धंसे होते हैं, मैजिला में धंसे होते हैं, मैजिला से लगे होते हैं। और जो लोअर जाज निचले जबड़े के दांत होते हैं वह किससे लगे होते हैं, मैंडिबल से लगे होते हैं। ठीक है, और मनुष्य के जो दांत हैं वह कैसे होते हैं, थीकोडांट होते हैं, गर्ददंती होते हैं। गर्ददंती का मतलब है जो मनुष्य का दांत है वह अस्थियों से बने हुए गड्ढे में धंसे होते हैं। इसलिए मानव के जो टीथ होते हैं वह कैसे होते हैं, थीकोडांट होते हैं। और कैसे होते हैं, मानव के जो दांत होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, कई प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य को हम विषम दंती या हेटेरोडांट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मानव में जो टीथ होते हैं वह जीवन में कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। इसलिए मनुष्य को हम डाइफायोडांट या द्विबार दंती भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका है इंसाइजर, कृंतक, सेकंड आपका है कैनाइन, रदनक, थर्ड आपका है प्रीमोलर यानी अग्र चौड़ा, फोर्थ आपका है मोलर यानी चौड़ा। ठीक है, तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जिसमें से दांत मैंने अभी बताया कि जीवन में 2 बार निकलते हैं। तो कौन कौन से दांत निकलता है ये देखते हैं। सबसे पहला जो टीथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत कहाँ पाए जाते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बच्चों के दांत या मिल्क टीथ। मिल्क टीथ की संख्या अगर आप देखें
तो मिल्क टीथ कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ की अगर आप बात करें कितना होता है? 20। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। जी हाँ, 20 दांत। अब यही 20 दांत हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। कब कब निकलते हैं मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों के जो दांत होते हैं वह 6 महीने से लेकर 3 साल तक। बच्चों के जो दांत होते हैं यानी जो 20 टीथ आप मिल्क टीथ के रूप में जान रहे हैं वह कब कब निकलते हैं? 6 महीने से लेकर 3 साल तक निकलते हैं। कब कब? जो मिल्क टीथ होते हैं वह 6 महीने से लेकर 3 साल तक निकलते हैं। इसके बाद क्या होता है? ये जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक दांत निकलते हैं तो 6 साल से लेकर क्या होते हैं? 6 साल से लेकर 12 साल की अवस्था तक गिर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या नए दांतों के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो मिल्क टीथ होते हैं 6 महीने से लेकर 3 साल तक निकलते हैं और 6 साल से लेकर के 12 साल तक रिप्लेस हो जाते हैं या गिर जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? तो नेक्स्ट आते हैं हम परमानेंट टीथ के बारे में। जो परमानेंट टीथ होते हैं या वयस्क मनुष्यों में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? जो मिल्क टीथ होती है, मिल्क टीथ जब रिप्लेस हो जाती है तो मिल्क टीथ रिप्लेस होने के बाद जो दांत निकलते हैं उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं, जो जीवन भर लगे रहते हैं, इनको टूटने वाले अवस्था नहीं होते हैं। तो परमानेंट टीथ की अगर आप बात करें तो टोटल जो होते हैं 32 होते हैं, 32 होते हैं। तो अगर आप बात करें कि बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं तो 20 टीथ होते हैं। वयस्क या एडल्ट मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं तो 32 होते हैं। इसमें से 4 टाइप के टीथ होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इंसाइजर्स की बात करें तो 8 टीथ पाए जाते हैं। कैनाइन की बात करें तो टोटल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और प्रीमोलर की बात करें तो टोटल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और मोलर की बात करें तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मनुष्य में जो 8 दांत हैं वह कृंतक के रूप में, 4 दांत कैनाइन के रूप में, 8 दांत प्रीमोलर के रूप में यानी अग्र चौड़े के रूप में और 12 चौड़े के रूप में पाए जाते हैं। इन सबका अगर आप कार्य देखें तो इंसाइजर्स का कार्य होता है भोजन को काटना, कैनाइन का कार्य होता है भोजन को चीरना फाड़ना, और प्रीमोलर का कार्य होता है भोजन को चबाना, और मोलर का कार्य होता है भोजन को पीसना। ठीक है, तो अगर आप डेंटल फार्मूला देखें कि किसमें कितना दांत पाए जाते हैं, अगर आप बच्चों की दांत की बात करें या एडल्ट की दांत की बात करें तो आपको बताया गया है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला कहते किसे हैं? दंत सूत्र किसे कहते हैं? कि ह्यूमन बीइंग्स में जो टीथ पाए जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक फार्मूले का उपयोग किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र निकालते कैसे हैं? सबसे पहले हम जो ऊपर के जबड़े में दांत होते हैं और जो नीचे के जबड़े में दांत होते हैं दोनों को आधा डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ लगभग समान प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो दंत सूत्र बराबर क्या हो जाएगा आपका? अर्ध दांत जो है ऊपर के जबड़े के और अर्ध दांत नीचे के जबड़े के, दोनों को 2 से गुणा कर देंगे तो आपका टोटल नंबर आपको निकल जाएगा। बच्चों की डेंटल फार्मूला कैसे होता है? या तो चाइल्ड में है, चाइल्ड का डेंटल फार्मूला है और या एडल्ट का डेंटल फार्मूला है। ठीक, तो इतना हो गया आपका टीथ के बारे में। और एक खास बात आप जान लीजिए, टीथ का सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है? इनेमल होता है। दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल होता है। जी हाँ, दांत के ऊपर जो चमकते हुए भाग आपको दिखाई पड़ते हैं वहाँ क्या होते हैं? इनेमल होता है। और वह इनेमल जो है किससे बना होता है? जब भ्रूण की उत्पत्ति होती है उसी समय जो इम्यूनोब्लास्ट कोशिकाएं होती है इससे क्या होता है? इनेमल का फॉर्मेशन होता है। और जो अदर टीथ होते हैं वो किससे बनते हैं? मीजोडर्म से बनते हैं। ठीक, तो इनेमल दांत का सबसे कठोर भाग है। बनता किससे है? भ्रूण की उत्पत्ति के समय जो है एमिलोब्लास्ट सेल से बनता है। और जो अदर टीथ होते हैं
टीथ के अदर पार्ट्स जो होते हैं वो मेसोडर्म से बनते हैं। ठीक है, इतना हम क्लियर है। अब आइए देखते हैं हम सेकंड आपका सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। अभी आप टीथ के बारे में देख रहे थे, नेक्स्ट जो प्रक्रिया वह क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां। ठीक है, तो मानव में क्या होता है, यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 और 3 तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव में टोटल लार ग्रंथियों की बात करें तो कितनी होती है, 3 होती है। जी हाँ, लार ग्रंथियां बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो क्राइन ग्लैंड से होती हैं, जो है माउथ में आकर के ओपन होती हैं विभिन्न नलिकाओं के द्वारा। तो जो सबसे पहली लार ग्रंथि होती है मानव में, उसका नाम क्या है, पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स किस ट्यूब के द्वारा ओपन होती है, तो उस ट्यूब का नाम क्या है, स्टेपल ट्यूब। सेकंड जो आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है वह क्या है, सेकंड आपका है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, वह जो है वाटर की नलिका द्वारा माउथ में ओपन होती है। थर्ड आपका जो है वह सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो रिविनस की ट्यूब द्वारा माउथ में ओपन होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी अगर ग्लैंड्स की बात करें, सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सी होती है मानव में, तो वह है पैरोटिड ग्लैंड्स। और सबसे छोटी ग्लैंड्स की अगर आप बात करें तो वह है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, इन तीनों नलिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, सलाइवा का सिक्रेशन किया जाता है। और एक खास बात आप जान लीजिए, मैंने भी बताया कि जो पैरोटिड ग्लैंड्स है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स है। यह किस नलिका के द्वारा ओपन होती है, स्टेशंस नलिका के द्वारा ओपन होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कभी कभी वायरस के इन्फेक्शन के कारण जो स्टेशंस की नलिकाएं हैं वह फूल जाती हैं। ठीक है, फूलने के कारण मनुष्य में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम क्या होता है, गरसुआ रोग, या उसको कहते हैं पम्प्स डिजीज। इसमें क्या होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं पैरोटिड्स या फूल जाती है और यहाँ फूला हुआ भाग दिखाई पड़ने लगता है, जिसको गलसुआ रोग कहा जाता है। गलसुआ रोग किस ग्लैंड के फूलने के कारण होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स की स्टेशंस नलिका के फूलने के द्वारा होती है। और इस ग्लैंड की खास बात क्या है कि जो टालिन एंजाइम स्रावित होता है वह पाया किसमें जाता है, पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाले प्रोडक्ट में पाया जाता है। तो इन सब के द्वारा क्या सिक्रीट किया जाता है, सलाइवा। अगर आप कंपोजिशन ऑफ सलाइवा की बात करें तो जो सलाइवा का सिक्रीशन किया जाता है, जो सलाइवा का सिक्रीशन किया जाता है, सलाइवा में आपका 99.5% वाटर होता है और जो अदर पार्ट्स बचते हैं उसमें कुछ जो है एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में क्या क्या होता है, 99.5 वाटर और एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट्स और क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अगर आप मेन डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सलाइवा की बात करें तो इस मेन डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सलाइवा का नाम क्या है, उसका नाम है टायरिन एंजाइम, या इसको कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपको। यहाँ अगर आप टंग की बात करें तो टंग का फंक्शन क्या होता है, स्वाद को ग्रहण करना और भोजन को लार में मिला देना। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही हम भोजन खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह सबसे पहले डाइजेस्ट होना प्रारंभ करता है कहाँ, बक्कल कैविटी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बक्कल कैविटी में किस फूड्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है तो वह है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स टाइलिन एंजाइम की सहायता से कितने पीएच पर, 6.8 पीएच पर माल्टोज या डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है कहाँ, बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, किस एंजाइम की सहायता से, टाइलिन एंजाइम की सहायता से। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, माल्टेज में। ठीक ना, तो अगर आप बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स बक्कल कैविटी में कितना % डाइजेस्ट हो जाता है, तो जी हाँ उसका परसेंटेज है कितना, 30%। 30% जो कार्बोहाइड्रेट है या डाइसैकेराइड्स में कहाँ कन्वर्ट किया जाता है, माउथ में, माउथ के अंदर उपस्थित बक्कल कैविटी में। ठीक, तो इस तरह से आपका जो डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स है
उसका डाइजेशन ऑफ बक्कल कैविटी पूरा खत्म हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वह होगा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टमक। जी हाँ, तो आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे। ठीक है, अब आई सी यू।